आज आपको लेसन 4 का भारतीय राजनीतिक शास्त्र के लेसन 4 का आपको आगे के क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है शिमला समझौते का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और भारत पाक, यहाँ पाक होना चाहिए था, भारत पाक युद्ध 1971 तथा शिमला समझौते को वर्णन कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है शिमला समझौते का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है भारत द्वारा शांति के लिए इतना बड़ा त्याग करने तथा पाकिस्तान द्वारा ताशकंद समझौते स्वीकार करने के बावजूद वह भारत के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना को समाप्त नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच बराबर तनाव का वातावरण बना रहा। है और आगे कह रहा है कि 1971 में नवीन राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण और उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत पाक संबंध पुनः कटुता की चरम सीमा पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु उस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। उस पराजय से पाकिस्तान में यहाँ खां के सैनिक शासन के समाप्ति हुई और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में नवीन सरकार का गठन हुआ। भुट्टो को जुलाई 1972 में संपादित शिमला समझौते के माध्यम से युद्ध में खोया हुआ भूभाग तथा युद्ध बंदियों को रिहा करने में सफलता मिल गई। भुट्टो ने द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। तो ये आज का शिमला समझौते का पहला क्वेश्चन था और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचशील के सिद्धांत क्या है। उसको अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो उसको वर्णन करने के लिए बोल रहा है 3 से 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका है पंचशील के सिद्धांत में पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। जो नीचे 5 बातों दिए गए हैं। एक है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना। कहने का तात्पर्य है कि भारत और चीन की जब लड़ाई की बात आ गई थी तिब्बत को लेकर के, तो पंचशील समझौता हुआ था। उसके तहत ये कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता के पारस्परिक सम्मान होना चाहिए और न भारत का कोई अहित हो और न चीन का अहित हो। इसीलिए ये पंचशील समझौता लाया गया था। और दूसरा है एक दूसरे के प्रदेश पर अनाक्रमण। तो कहने का तात्पर्य है कि न भारत दूसरे पर आक्रमण करेगा और न दूसरा कोई भारत पर आक्रमण करेगा। इसीलिए पंचशील सिद्धांत दिया गया था। और इस तीसरा सिद्धांत में है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का संकल्प। कहने का तात्पर्य है कि आंतरिक मामला मतलब कि अगर भारत में कुछ अंदर होता है या फिर कहीं झगड़ा होता है या फिर कहीं लड़ाई होता है, तो
आंतरिक मामले में ये राज्य स्तरीय अगर कोई बम ब्लास्ट होता है तो उसके मामले में अगर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या फिर कोई विदेश में ऐसा कोई घटना होता है तो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए ये पंचशील समझौता लाया गया था। और आगे है समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। कहने का मतलब किसी भी लाभ के लिए सिद्धांत के आधार पर आपको मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है। और पंचमा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। मतलब कोई भी काम, कोई भी अस्तित्व होना चाहिए, कोई भी, चाहे वो व्यापार का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए। इसके तहत ये पंचशील के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है, या भारत के गुट निरपेक्षता नीति के बारे में बताने के लिए कहा गया है, जिसमें से आपको कहा गया है कि इसका आंसर कहा गया है कि उद्योत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य विश्व का 2 परस्पर विरोधी खेमों में विभाजित हो जाना था। मतलब गुट निरपेक्षता में क्या होता है कि जैसे सारा विश्व है, बहुत सारे देश है, 200-500 देश जो हैं उस 500 तो है नहीं, जो भी 200 के करीब देश है, 250 के, तो उसमें वो 2 भागों में बट जाते हैं, तो इसी को गुट निरपेक्षता कहते हैं। और आगे कहा है कि एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ था। पहले 2 ही गुट था, एक शक्तिशाली के रूप में अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ। तो कह रहा है कि इन 2 महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को ही शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा गया था। कहने का तात्पर्य है कि गुट निरपेक्षता में क्या होता है कि कुछ ऐसे नीति हैं जो अमेरिका उस पर लगाता है या फिर सोवियत संघ अमेरिका पर लगाता है, तब ये कोल्ड वार युद्ध कहा जाता है। 1945 के बाद शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बुरी तरह प्रभावित किया। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता पाई तब एशिया और विश्व राजनीति में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। कहा कि जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देखा कि भारत इतना बड़ा है और सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसके लिए दोनों अमेरिका ने और सोवियत संघ ने अपने अपने कूटनीतिक चाल के द्वारा भारत को चाहा कि अपने में मिला ले और अपना सपोर्ट करवाए, और इस तरह से दोनों महाशक्तियाँ धीरे धीरे अपना राजनीतिकरण करने लगा और भारत 1947 के बाद आज़ादी के बाद धीरे धीरे गुट निरपेक्षता को समझते हुए आगे कहा है कि ऐसी विशेष परिस्थिति में भारत द्वारा एक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन स्वाभाविक ही नहीं वरन अत्यंत आवश्यक थी। तो यहाँ पे कहा कि जैसा ही जब 2 गुट दोनों चाहता है कि मेरे गुट में शामिल हो जाए, तो भारत को चाहिए कि विवेकपूर्ण तरीका से चयन करे कि कौन सा गुट निरपेक्षता में जाए, कौन सा गुट में जाए। फिर आगे कहा कि परिणाम स्वरूप भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। तो उससे पहले तो भारत चाहा कि गुट निरपेक्षता क्या है और उसका नीति क्या है, तो इस पर अध्ययन किया और पता किया कि क्योंकि प्रथम में कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मार्ग नव स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के अनुकूल था। तो कहा कि गुट निरपेक्षता में जाए या न जाए, तो इसके लिए कहा था कि भारत के स्वाभिमान के लिए गुट निरपेक्षता जरूरी है। कहा कि आत्मसम्मान के लिए जरूरी था। वहीं द्वितीय में कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बनाए रखने का इच्छुक था।
तो कहा कि भारत ये नहीं चाहता था कि दोनों इस गुट में जाए या फिर उस गुट में जाए, लेकिन कहीं भी लड़ाई हो, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए भारत इच्छुक था तथा गुट निरपेक्षता के आधार पर ही भारत दोनों महाशक्तियों के बीच सेतु बंध के रूप में कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम कर सकता था। तो कहा कि ये जो दोनों महाशक्ति था, ये एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो ये कहा क्या कि सेतु बांध के बीच दोनों बीच की ऐसी कड़ी को भारत ने ढूंढता हुआ देख रहा था कि बीच की ऐसी कड़ी खोजा जाए ताकि दोनों महाशक्तियां न लड़े और भारत का आत्मसम्मान भी बचा रहे, ताकि दोनों गुट ये ना कह सके कि तुम मेरे में मिल जाओ और वो कह सके कि तुम मेरे इधर आ जाओ। फिर आगे कहा इस तरह से भारत तनाव कम कर रहा था और तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाना ही श्रेयस्कर था, क्योंकि उस वक्त अगर भारत गुट निरपेक्षता की नीति नहीं अपनाता तो उस वक्त दो गुट में बट गए होते और भारत कभी हर एक लड़ाई में हर नहीं तो होगा अमेरिका के या फिर नहीं तो होगा तो सोवियत संघ के तरफ से किसी भी युद्ध में लड़ना पड़ता। अगर भारत बीच का नीति अपनाया, इसी कारण से कोई भी अगर अमेरिका या फिर रूस या फिर सोवियत संघ, रूसी का ही पार्ट था सोवियत संघ, तो ये कह रहा था कि उसमें अगर लड़ाई होगा तो अभी अपने भारत अपना स्वयं का नीति अपना सकता है और चाहेगा तो युद्ध लड़ सकता है या फिर नहीं। इसी कारण से ये गुट निरपेक्षता की नीति लाई जाती है। ठीक है।